हम लोग बात करने वाले हैं दो स्वतंत्रताओं पर, और वो दोनों स्वतंत्रताएं भी किसे प्राप्त हैं? भारत के नागरिकों को। इसका मतलब विदेशियों को वो स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं है। विदेशी हमारे यहां शरणार्थी के रूप में आए हो या अवैध रूप से घुसकर हमारे देश में आ गए हो, कैसे भी आए हो, या वैलिड परमिट पर आए हो, कैसे भी आए हो, लेकिन उन्हें यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है कि वे भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आए जाए। वे वहीं आएंगे जाएंगे और वहीं निवास करेंगे जहां उन्हें आने जाने और निवास करने की इजाजत ये दी जाएगी। भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता है कि वे पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं और कहीं भी निवास कर सकते हैं और कहीं भी बस सकते हैं। निवास करना बात अलग है और कहीं बस जाना ये बात अलग है। जब आप कहीं निवास करते हैं तो आपका रेजिडेंस ये उस स्थान पर है, और जब आप कहीं बसते हैं तो रेजिडेंस आपका वहां होता है, साथ ही साथ एक मानसिक तत्व, आपकी सोच की एक विशेष दशा यह भी होती है कि आप अनंत काल तक, और अनंत का मतलब अगला क्षण भी होता है और अनंत का मतलब 100 साल बाद का समय यह भी होता है। अनंत अनिश्चित है, किसी निश्चित समय तक नहीं, अनंत समय तक आपका जब किसी स्थान पर रहने का विचार होता है और निवास ये भी वहीं होता है, तो फिर आपका वास और निवास ये एक ही जगह है। आपका वास कहीं हो सकता है, आपका निवास कहीं हो सकता है, लेकिन भारत के जो नागरिक हैं उन्हें पूरे देश में कहीं भी जाने की और कहीं भी बस जाने की दोनों स्वतंत्रताएं मिली हुई। ठीक है, सवाल यह है कि कई बार आपसे यह पूछा जाता है कि निम्न आर्टिकल्स में से कौन से आर्टिकल हैं जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, और उनमें यह आर्टिकल भी दिया होता है। तो यह भी पूरे भारत को चूंकि एक माना गया है, इस आर्टिकल के पीछे जो धारणा है वो ये कि भारत पूरा एक है और आप कहीं के निवासी हैं, लेकिन आप भारत इसके निवासी माने जाएंगे और आपको भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने और निवास करने की स्वतंत्रता ये रहेगी। विदेशियों को यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। विदेशियों का आना जाना और विदेशियों का कहीं रहना और बस जाना, ये सारी बातें सरकार तय करेगी। और इसीलिए अक्सर सरकार कहती है कि हम रोहिंग्यास को बाहर निकालेंगे, हम अवैध रूप से जो बांग्लादेशी हमारे यहां आ जाएंगे हम उन्हें बाहर निकालेंगे। उसको इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत के जो नागरिक हैं उनको कहीं भी आने जाने और निवास करने की स्वतंत्रता है। आप ये बिल्कुल मांग नहीं कर सकते एज अ फॉरेनर कि हम पश्चिम बंगाल में रहेंगे या जम्मू कश्मीर में रहेंगे, कहीं नहीं। हम जहां बताएंगे वहां रहेंगे आप, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत की धरती पर हमने अनुच्छेद 21 और 14 सबको गारंटीड किया है। और अनुच्छेद 14 कहता है कि प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, और जब उसका इंटरप्रिटेशन शुरू होगा, जो अब शुरू ही होगा क्योंकि 20 छोटा है, 21 बड़ा है, तो प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता के इंटरप्रिटेशन में हम देखेंगे कि वहां कहेगा कि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इन दो शब्द
गलियों में अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं के सहित जितनी स्वतंत्रताएं हो सकती, सब स्वतंत्रताएं शामिल है। तो चूंकि विदेशियों को भारत की धरती पर अनुच्छेद 21 हासिल है, इसलिए हम ये तो नहीं करेंगे कि आपको पकड़े और आपके देश में छोड़ आए, ये तो हम नहीं करेंगे। या हम आपको जेल तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि जेल कौन जाएगा? जिसने कोई अपराध किया। और अपराध क्या है? अपराध डिफाइंड है, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध और दंडनीय। तो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध और दंडनीय, ये तो आपने नहीं किया। हो सकता विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, लेकिन दंडनीय ये तो नहीं है। और अगर है तो फिर हम जेल भेजेंगे आपको, तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर आपने अपराध नहीं किया तो हम आपको जेल नहीं भेज सकते, लेकिन आपकी पसंद की जगह रहने भी नहीं देंगे। आप वहीं रहेंगे जहां हम तय करेंगे। इसीलिए प्रत्येक सरकार डिटेंशन सेंटर बनाती है। इन्होंने भी कहा था कि हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, बना भी रहे। और जब तक हम आपको डिपोर्ट नहीं कर देते हैं आपके देश में, तब तक आप भारत के किसी हिस्से में नहीं रहेंगे। आप उसी डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, जो डिटेंशन सेंटर है, न कि जेल। जेल नहीं है वो। ऐसे डिटेंशन सेंटर बहुत लोगों के लिए बनते हैं। ऐसी महिलाएं जिनका कोई नहीं, ऐसे बच्चे जिनके मां बाप का पता नहीं लग रहा, तो ऐसे केयर सेंटर, डिटेंशन सेंटर ये बनाए जाते हैं, जहां वे लोग रखे जाएंगे जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी रहने की अनुमति नहीं है। भारत की धरती पर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता और कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता ये सिर्फ भारत के नागरिकों को मिली है। हाँ, ये ठीक है कि विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि अब अनुच्छेद 21 में विधि की प्रक्रिया, इस शब्द का जब अर्थान्वयन चलेगा तो हम देखेंगे वहां विधि का अर्थ हो जाएगा सुविधि, और ऐसी विधि की प्रक्रिया उसका मतलब हो जाएगा ठीक प्रक्रिया, उचित प्रक्रिया। तो हम ये नहीं करेंगे कि आपको पकड़ेंगे और आपके देश में डिपोर्ट कर दें। हाँ, लेकिन आपको सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करके, गृहमंत्री ने कहा भी था कि हम सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करके निकालेंगे। ठीक है, वो भारत के नागरिक जो नहीं है उनकी बात। भारत के नागरिकों को नहीं निकाला जा सकता। भारत के जो नागरिक हैं उन्हें भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने और कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता मिली हुई है। आप कहीं भी बस जाएं या कहीं भी निवास करें, इसके लिए जरूरी है कि आप वहां पहले जाएं। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता या भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। अगर भारत के नागरिकों को आने जाने की स्वतंत्रता ये न हो, अगर आने जाने की स्वतंत्रता ही नहीं, तो फिर आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास कैसे करोगे? जाओगे कैसे? सबसे पहले जाना जरूरी है, तभी तो निवास किया जा सकता है, तभी तो बसा जा सकता है। जब जा ही नहीं पाएंगे तो निवास और आवास इसकी तो बात ही नहीं है। इसलिए दोनों स्वतंत्रताओं को एक साथ रखा गया है। निवास करने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता और आवास बना लेने की स्वतंत्रता। ठीक है, आवास विकास जो नाम आता है, क्योंकि वहां निवास का विकास हो सके इसके लिए घर नहीं बनता।
आवास का विकास हो। तो आवास अलग बात है, निवास अलग बात है। निवास का मतलब तो यह हुआ कि फॉर सर्टेन पर्पज एंड फॉर सर्टेन टाइम यू आर रिजाइडिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस। और आवास इसका मतलब यह हुआ यू आर रिजाइडिंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस फॉर इनडिफिनिट टाइम। पता नहीं कब तक रहेंगे आप, अनिश्चित समय रहने का। तो आवास अलग बात है, निवास अलग बात है। लेकिन निवास हो या आवास हो, इसके लिए मूवमेंट ये जरूरी है। इसलिए दोनों स्वतंत्रताओं को एक साथ रखा गया है और कोई भी स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, हो भी नहीं सकती है। आपको अबाध रूप से कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। कुंभ लगा है, अब आप कह रहे हैं हम तो इसी समय जाएंगे, तो वहां कितने लोग जाएंगे? आखिर स्थान की अपनी क्षमता होती है नहीं? और आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो इसी सड़क से जाएंगे और सब लोग इसी सड़क से जाएंगे। तो जहां पर संगम है, जहां संगम नोद है, वहां कितने लोग आखिर पहुंचेंगे? और अगर हम आपसे करें नहीं आप ऐसे घूम घूम के जाएंगे ताकि वहां इकट्ठी भीड़ न हो, एक समय में इतने ज्यादा लोग न हो जाएं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाए, तो आप कह रहे नहीं ये तो मेरी स्वतंत्रता पर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हमें तो कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। और जब संगम के लिए रास्ता सीधा जा रहा तो हम इससे क्यों नहीं जाएंगे? हमें ये 4 किलोमीटर का चक्कर रिंग रोड पे क्यों लगवा रहे हो? तो अगर प्रतिबंध के शीर्षक नहीं होंगे तो हम आपको रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये फ्रीडम है, ये राइट नहीं है, ये स्वतंत्रता मिली है, ये अधिकार नहीं है जिस पर कोई रोक लगाई जाए। स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, अधिकार वापस भी लिए जा सकते हैं। तो फिर अगर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के शीर्षक नहीं होंगे तो फिर यह स्वतंत्रता जो आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक, यह हो सकता है आपका विनाश करे। जैसे आग है, अगर उसका विनियमित रेगुलराइज उपयोग किया जाए तो आपका भला करेगी, और अगर उसका अनियमित उपयोग हो तो फिर आपका नाश भी करेगी। और संभवतः आग ही पहली चीज है जिसने आदमी का भला करना शुरू किया। सबसे पहले बताते हैं आदमी ने आग ही खोजी, और आग के आविष्कार इसके होते ही जो वो कच्चा खाना खाता था उसने उसे पकाना शुरू किया, और पकाने में उसे लगा कि जितना स्वाद था उससे ज्यादा बढ़ गया। जो चीज जितनी स्वादिष्ट लग रही थी उससे 10 टाइम ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगी। उसने यह भी देखा कि आग सुरक्षा का काम भी कर रही है, क्योंकि आग उसने जला ली, जंगली जानवर आएंगे ही नहीं, डरते हैं वो, तो आग उसकी रक्षक ये भी बन गई है। ठीक, आग ने उसे गर्मी ये भी दी। कपड़े तो उसमें थे नहीं आदमी के पास, तो कपड़ों का आविष्कार तो उसके बाद। और संभवतः यही कारण है कि आग को देवता के तौर पर प्रतिष्ठित किया गया। ठीक है, क्योंकि देवता वो भी तो यही काम करते हैं, और उस समय का आदमी को इतना विवेकशील तो था नहीं, वो तो यही मानेगा कि भाई कच्चा खाना था, इसमें कम स्वाद था, और अकस्मात उसे हमने पकाया आग पर और इसमें स्वाद बढ़ गया, तो इसका मतलब आग में कुछ है जिसने स्वाद बढ़ा दिया। तो संभवतः यही कारण रहा होगा जिसकी वजह से आग को ईश्वर के तौर पर, भगवान के तौर पर चित्रित किया गया। इसीलिए किसी के विश्वास का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, आप उसका मजाक बना रहे हैं, लेकिन उसका विश्वास
कहां से पैदा हुआ, जरा इस बारे में भी सोचना चाहिए। आपको किसी में कुछ नहीं दिख रहा, जरूरी नहीं है कि किसी को भी उसमें कुछ ना दिखता हो, ठीक है। जो आपको नहीं दिखता वो किसी को नहीं दिखेगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको तो बहुत सारी चीजें नहीं दिखती। जैसे अभी फिल्म कोई लगी है सैयारा, तो मेरी समझ मतलब हमें तो मालूम नहीं उसमें क्या दिखाया गया, लेकिन कोई मूर्ख लिख रहा था कि सैयारा में ऐसा क्या है, ठीक है। तो सैयारा में जो है उसे देखने के लिए तुम्हारी आंख सक्षम नहीं है, जिसकी आंख सक्षम है वो देख रहा है। कोई जरूरी थोड़ा है कि जो चीजें हैं सब तुम्ही को दिख जाए, ठीक है। आदमी एक व्यक्ति से उसे लगाव अनुभव होता है, तो जिससे उसे लगाव अनुभव हो रहा वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी उसे लगता है, दूसरों को नहीं लगता। दूसरे कहते हैं इसमें आखिर क्या है ऐसा जो दूसरों में नहीं है। तो सवाल यह है कि कोई विश्वास रखता है तो उस विश्वास का मजाक बनाने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि उसकी आंख उस व्यक्ति में जो देखती है वो तुम्हारी नहीं देखती। इसका मतलब यह हुआ कि आपको किसी के विश्वास का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो जो चीजें आपको फायदा पहुंचा सकती वही नुकसान पहुंचा देंगे अगर उनका अनियमित उपयोग किया गया। तो सीधी बात है, स्वतंत्रता भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की और कहीं भी बस जाने की, ये पूरे भारत को अखंड और एक इस रूप में आपको अनुभव करा सकती है। और यही स्वतंत्रता आपके विनाश का कारण यह भी बन सकती है। अगर यह एब्सोल्यूट हो जाए तो यह आपके विनाश का कारण यह भी बन जाएगी। और यही आपको पूरे देश की एकता इसका अनुभव कराती है। आपको रामेश्वरम जाना है, सुदूर तमिलनाडु जाना है, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। आपने टिकट बुक किया और चले गए, और वहां कोई आपसे यह व्यवहार नहीं कर सकता कि आप अमुक स्थान के निवासी हो इसलिए आपके साथ कोई भेदभाव हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जहां यह स्वतंत्रता आपको देश की एकता और अखंडता इसका एहसास कराती है, वहीं अगर इसे आत्यंतिक स्वरूप में स्वीकार किया गया तो फिर यह आपका विनाश यह भी करा देगी। और इसीलिए इन दोनों स्वतंत्रताओं पर, चूंकि इन दोनों स्वतंत्रताओं में परस्पर ऐसा संबंध है जिसे अलग करके नहीं देखा जा सकता, इसलिए दोनों स्वतंत्रताओं पर एक साथ प्रतिबंध लगाने के शीर्षक उनका विकास हुआ है कहां, अनुच्छेद 19(5) में। और उन्होंने जो प्रतिबंध के शीर्षक माने हैं वो कौन से माने, लोकहित, इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित में आपकी इस स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। और रोका जाना चाहिए, क्योंकि कई बार इंटरनेशनल इवेंट होंगे। अब जब इंटरनेशनल इवेंट चल रही है, ठीक है, G20 उसकी समिट चल रही है दिल्ली में, और तुम देश की बदनामी कराने के लिए इसी समय बता रहे हो कि नहीं, हम तो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे दिल्ली में, ठीक है। अब दिल्ली में तुम अगर प्रदर्शन करोगे तो एक तो फजीयत होगी सारे मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष, और चलो वो फजीयत सबकी होती रहती, चलो उसे भी ओवरलुक कर दें। लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष यहां आएंगे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कहां, आईपीसी में, कि जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनके बारे में माना जाएगा
कि वे हमारे देश के कानूनों से शासित नहीं होते, उन्हें उन्मुक्ति प्राप्त है। ठीक है, वे हमारे एश्योरेंस के आधार पर यहां आए हैं, क्योंकि वे अपने राष्ट्र की संप्रभुता के प्रतीक, दे आर सिंबल ऑफ देयर नेशन। तो वे अपने प्रोटोकॉल को अगर छोड़ना भी चाहें तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए क्योंकि उनका प्रोटोकॉल उनका नहीं है, वो उनके देश का है। यानी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अगर अपने प्रोटोकॉल को छोड़ना भी चाहें नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो उनसे संबंधित ही नहीं है, वो उनके देश का प्रतीक है। इसलिए अगर कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष यहां आएगा तो उसके प्रोटोकॉल को हमें मेंटेन करना ही होगा। और दुनिया आज लोगों के आए जाए बिना चल नहीं सकती, क्योंकि दुनिया कोऑपरेशन पर आधारित है। अब यहां G20 समिट हो रही, आप कह रहे नहीं हम तो इसी समय दिल्ली जाएंगे। ठीक है, हमें क्योंकि आने जाने की स्वतंत्रता है, हम दिल्ली जाएंगे जरूर इसी समय, और हमें अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, इसलिए हम तो डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। अब आपकी ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लग सकती है, बड़े आप लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रवक्ता लग सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इंटरनेशनल इवेंट हमारे देश में नहीं होगी, और विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल के यहां आएंगे ही नहीं, और फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट आदि आदि सब इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए लोकहित में यह किया जा सकता है कि हम आपको दिल्ली में आने ही नहीं देंगे। अक्सर करके आप देखें गवर्नमेंट कहती है कि ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, नहीं चलेंगे, कोविड में भी बंद की थी। तो अगर फंडामेंटल राइट है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने, निवास करने और बस जाने के संबंध में, तो अगर कोई कानून महामारी अधिनियम जैसा होगा भी जिसमें अधिकारों का उपभोग करके सरकार आवागमन के साधन रोके, तो वो कानून प्रतिबंध लगाने के शीर्षक के अभाव में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो भले ही आपको अनुच्छेद 19(5) है इसका ज्ञान न भी हो, लेकिन आपको सोचना जरूर चाहिए कि अनुच्छेद 19(5) जैसी कोई चीज होनी चाहिए, अन्यथा ये सब कुछ हो कैसे रहा है। भाई आदमी जब दुनिया में जन्मा होगा तो ईश्वर इसका अनुभव उसे नहीं हुआ, उस समय तो उसे रोटी आदि का अनुभव नहीं था, तो ईश्वर तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ईश्वर के अस्तित्व की खोज पहली बार चली कब होगी, जब आदमी ने देखा होगा कि आखिर आदमी मरने के बाद कहां जाता है। क्योंकि जिस आदमी को हम देखते हैं वो तो सामने है, और फिर भी कुछ हो गया है जिसके कारण अब ये पहले जैसा नहीं है। तो पहली बार किसी के मन में कुछ ख्याल आया होगा कि कुछ तो है जहां आदमी चला जाता है, और कुछ है जहां से आदमी आता है। आता कहां है, आता कहां से है, जाता कहां है, बीमारी कैसे होती है, बीमारी ठीक कैसे होती, इन्हीं सवालों ने आदमी को ईश्वर की खोज में निकलने के लिए विवश किया। और अंततः ऐसे लोग आए जिन्होंने ईश्वर को जाना। वो क्या है हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमने तो जाना ही नहीं है। उनके अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ होता होगा, क्योंकि अगर नहीं होता हो है तो वो इतने प्रसन्न और शांत कैसे दिखाई देते हैं, जबकि हमारे समाज में वे लोग जिनके पास सारे साधन हैं वे भी अप्रसन्न और अशांत दिखाई देते हैं। इसका मतलब कुछ तो होगा ही जो उन्होंने इनसे ज्यादा पा लिया है। हालांकि हमें अभी प्राप्त नहीं, इसलिए हम कुछ भी गारंटी से नहीं कह सकते।
तो अगर सरकार ट्रेनें रोक देती है और सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, यानी कोई एक सरकार का जो एक्शन है वो क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटिव एक्शन। सरकार एग्जीक्यूटिव एक्शन के आधार पर ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिकूल असर डाल दे। आपसे चर्चा की थी हमने कि कानून के बिना भी सरकार अपनी कार्यपालिकी शक्ति में बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार अपनी कार्यपालिकी शक्ति के उपयोग में जो कुछ करेगी वो नागरिकों के लिए आवश्यक तौर पर फायदेमंद होगा। उनके अधिकारों पर प्रतिकूल असर अगर सरकार को डालना है तो सरकार को अपना कार्य किसी कानून के माध्यम से ही करना होगा, अन्यथा नहीं। और कानून के संबंध में अनुच्छेद 13 1 और 2 आ जाएगा कि अगर वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो उस कानून को फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग होना होगा, और नहीं होगा तो आच्छादन के सिद्धांत के मुताबिक फंडामेंटल राइट उस कानून को आच्छादित कर देगा। और वो कानून एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, इसके मुताबिक वो कानून फंडामेंटल राइट से आच्छादित हो जाएगा और आच्छादन की सीमा तक वो कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। निष्प्रभावी हमने ये नहीं कहा कि कानून शून्य हो जाएगा, नो, निष्प्रभावी हो जाएगा। और या तो फंडामेंटल राइट को अगर संशोधित कर दिया जाए या कानून को संशोधित कर दिया जाए तो कानून पुनरुज्जीवित हो उठेगा। लेकिन अगर संविधान के बाद की बात है तो 13(2) लागू होगा और वो कहेगा कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, और जो बनाएगा ही नहीं यानी क्षमता ही नहीं, और फिर आपने बनाई तो तथ्यता डिफेक्टो विधि का इनेक्टमेंट भले ही मान लिया जाए, लेकिन डी ज्यूरे यानी वस्तुता उसका अधिनियमन माना जाएगा, लेकिन विधिता उसका अधिनियमन माना ही नहीं जाएगा और वो कानून प्रारंभ से शून्य रहेगा। और इस दशा में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लागू होता है, वो सारी बात है। तो अगर सरकार ने ट्रेनें किसी कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर भी रोकी और अनुच्छेद 19(5) है, ये जानकारी आपको नहीं है, तो भी आपके दिमाग में सवाल जरूर आना चाहिए कि कैसे रोक दी। और अगर एक बार ये सवाल पैदा होने शुरू हो जाए कि कैसे हो गया, बस बात खत्म हो गई। उसके बाद आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आप खुद ही ढूंढ लेंगे सारी चीज, क्योंकि फिर सिद्धांत यह है कि जिन खोजा तिन पाइया। खोज तो शुरू हो, खोज तो शुरू हो, खोज ही शुरू नहीं होती। सबसे दिक्कतजनक बात यह है कि खोज शुरू नहीं हो रही। आप आते हैं, ठीक है, और आप क्या कहते हैं कि भाई मेरी समझ में नहीं आया, वो जो कह रहे थे मेरी समझ में नहीं आया। तो जब तुम अपने को केंद्र में रखे हुए हो तो समझ में आएगा कैसे, ये तो बता दो। जरा केंद्र को बदलो। अगर तुम्हारी समझ ठीक होती तो तुम मेरे पास आए ही क्यों होते, और मेरे पास आने के बाद भी अपनी ही समझ के आधार पर हमें समझना चाहते हो। तो तुम्हारी समझ के हिसाब से हम कैसे समझ में आएंगे? अपनी समझ को तो बदलो, ठीक है। अपनी समझ का केंद्र अपने से हटाकर मेरे तक आने तो दो। जब अपनी समझ का केंद्र तुम खुद को ही बनाए रखोगे तो अगर तुम्हारी समझ में हम आ गए तो फिर हम नहीं है, हमने तुम्हें ही पुष्ट कर दिया और तुम के रूप में और ज्यादा मजबूत हो गए। रूपांतरण कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये लाइन गलत है कि मेरी समझ में नहीं आया। तुम्हारी समझ में आएगा ही कैसे जब तुम खुद को ही केंद्र बनाए हुए हो, अभी तक अपनी ही चला रहे हो कि नोट्स बनाएंगे और लिखेंगे। जब तुम अपनी ही चला रहे हो तो फिर मेरा आप पर कोई असर कैसे होगा? तो बात ही गलत है। तो सवाल यह है
एक बार बस ये लग जाए, नहीं पता अनुच्छेद 19(5) छोड़ो, मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बस ये खोज शुरू हो जाए, ये सवाल मन में शुरू हो जाए। जब हमने कानून पढ़ना, मेरे पूरे खानदान में कोई वकील नहीं, कोई है ही नहीं, और जब हमने पढ़ना शुरू किया तो उसी वातावरण में जो कानून की दुनिया में होता है कि कानून को पढ़ने की चीज है, जो लिखा है वो तो चलता ही नहीं, इसी वातावरण में हमने कानून पढ़ना शुरू किया। लेकिन सवाल मन में उठते थे कि अगर जो लिखा है वो चलता ही नहीं, तो जो लिखा है उसे खरीद क्यों रहे लोग? पागल हो गए? पैसे ज्यादा हो गए? घर सजाने के लिए खरीद रहे हैं, तो घर सजाने के लिए बढ़िया कोई शोपीस खरीदें, तो किताबों का क्या होगा? 2-2 हजार 5-5 हजार की खरीद रहे हैं। ठीक है, ये सवाल मन में पैदा होना शुरू हुए। आखिर जिसे न्याय निर्णयन करना है उससे कंपटीशन में वो क्यों पूछा जा रहा है जो लिखा है? क्योंकि अगर लिखा है वो चलेगा ही नहीं, वो किसी उपयोग का नहीं, तो फिर क्यों भाई? अच्छा, चूंकि जो ये कहते थे कि जो लिखा है वो चलता नहीं, वो हमसे बहुत ज्यादा आयु और शिक्षा दोनों में बड़े थे, इसलिए उन्हें एकदम डिनाई कर देने का मन भी नहीं होता था, लेकिन उनकी बात स्वीकार भी कभी नहीं हुई। और इसी अंतर्द्वंद से हमें तो किताबें भी नहीं मालूम थी कि किस किताब से पढ़े। इसी अंतर्द्वंद ने सारी चीजों की खोज करा दी। ठीक है, हमें किसी ने कुछ नहीं पढ़ाया है, और उस समय यूट्यूब भी नहीं था जिससे हम कुछ समझ लेते हैं। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ कि जो कॉन्सेप्ट हैं वे इतने क्लियर हुए, और ये भी समझ में आया कि हम तुम्हें कैसे समझाने अपनी बात, ये भी समझ में आया, क्योंकि जैसे हमें समझ में आया वैसे ही तुम्हें आएगा, क्योंकि हमारी तुम्हारी क्षमताएं भिन्न नहीं है, हम दोनों ही मानवीय क्षमताओं से युक्त हैं, तो जैसे हमें आया वैसे ही तुम्हें आएगा। इसका ये लाभ भी हुआ है। हर चीज का नुकसान होता है, हर चीज का फायदा होता है। तो अगर एक बार दिमाग में पैदा होना सवाल शुरू हो जाए तो फिर टीचर की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप आएगा, क्योंकि सिद्धांत है जिन खोजा तिन पाएंगे, मिलेगा जरूर। तो जब अनुच्छेद 19(5) है, ये जानकारी आपको नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि कानून है और उसके आधार पर सरकार ऐसा कर रही है कि ट्रेनें रोक रही है, आने जाने के साधन रोके दे रही है, पुलिस पकड़ रही है। ठीक है, पुलिस वाटर कैनन इसका इस्तेमाल कर रही, डंडा चला रही, ठीक है, ये सारा काम कर रही, अरेस्टिंग कर रहे कि नहीं जाने देंगे। तो ये हो कैसे रहा है? क्योंकि कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन, कोई लेजिस्लेटिव एक्शन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता, ये कहा जाता है। तो भले ही अनुच्छेद 19(5) है, ये जानकारी आपको नहीं, लेकिन खोज शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये मान लिया कि जो लिखा है वो तो चलता ही नहीं, तो ना अनुच्छेद 19(5) पता है और ना कभी पता लगेगा, कभी पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो उत्तर आपके पास रेडीमेड है ना, कि जो लिखा है वो चलता नहीं। तो जो लिखा है चलता ही नहीं, तो पुलिस मनमर्जी जो कर सकती है कर रही है, क्योंकि लिखा है, स्वतंत्रता वो है, ठीक है, वो प्राप्त नहीं होती, लिखा चलता नहीं। अनुच्छेद 19(5) की खोज सर्वदा के लिए बंद हो जाएगी। इसीलिए प्रश्न जरूरी है, प्रश्न जरूरी है। लेकिन एक बात और कि प्रश्न ऐसे नहीं कि चिढ़ पैदा करें आदमी में। हमने कई बार आपसे चर्चा की कि प्रश्नों की स्वयं 2 कैटेगरीज, एक प्रश्न चिढ़ पैदा करता है और एक प्रश्न जो उत्तरदाता है उसे प्रसन्न कर देता है कि बिल्कुल एप्रोप्रिएट सवाल आया, और वहां से वो बोलना शुरू कर देता है।
ठीक है, एक प्रश्न उत्प्रेरक का काम करता है, बताने का मन होने लगता है, और एक प्रश्न से गुस्सा आती है। क्योंकि प्रश्न जब प्रश्न के लिए किया जाए, प्रश्न जब विद्वता के प्रदर्शन के लिए किया जाए, सिर्फ इस बात के लिए किया जाए कि आप हमें प्रसन्न कर लें, देखो हमने सुना, और वो आपका प्रश्न बता रहा होता है कि आप क्यों कर रहे हैं। जब मेरी क्षमता की परीक्षा के लिए जब आप प्रश्न करते हैं तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जब प्रश्न आप इसलिए करते हैं क्योंकि बिना प्रश्न किए आप रह ही नहीं पाए, आप रुक ही नहीं सके, क्योंकि विषय को जानने की इतनी उत्कंठा थी और विषय समझ में नहीं आया, या विषय का कुछ भाग समझ में नहीं आया, तब जो प्रश्न आता है उस प्रश्न की बात ही अलग है। गीता कहने में सिर्फ कृष्ण का रोल नहीं है, अर्जुन का भी है। अगर अर्जुन के प्रश्न ना हो तो गीता कृष्ण के मुंह से प्रकट नहीं हो सकती। शकुनी ने ये प्रश्न किया होता तो हो सकता कंटाप मारा होता कृष्ण ने कि बेवकूफी की बात मत करो, युद्ध करना तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। तब हो सकता कृष्ण का उत्तर यह होता। तो प्रश्न करता ये कौन है, इसका भी महत्व है। तो आप जब खोज शुरू करते हैं तब चीजें पता लगती हैं। तो आपने देखा कि इंटरनेशनल इवेंट्स जब होती हैं और इस ढंग की धमकियां आती हैं तो सरकार रोकती है। और बहुत पहले 82, 84, 85, 82 था शायद, एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली में, ठीक है। और दिल्ली में जब एशियन गेम्स हुए थे तो अकालीस पंजाब के, इन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे एशियन गेम्स के दौरान। और एशियन गेम भी इंटरनेशनल इवेंट है, हम कल ओलंपिक यहां आयोजित करें और तुम ये कहो। तब सरकार ने अकालीस का प्रवेश दिल्ली में, यानी पंजाब सीमा, हरियाणा सीमा सब सील कर दी, ठीक है। वाटर कैनन, लाठीचार्ज सब चलेगा, बैरिकेटिंग की गई और घुसने नहीं दिया गया। तब हमें भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने और कहीं निवास करने की स्वतंत्रता है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली गई और फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन की मांग करते हुए ये कहा गया कि वे विधियां जो सरकार को इस तरह बिहेव करने की शक्ति देती है, ठीक है, वे विधियां शून्य हैं, क्योंकि वे अयुक्ति संगत निर्बंधन, क्योंकि जो डाल रहे हैं रिट उन्हें कम से कम ये तो मालूम है कि 19(5) है, और 19(5) में इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। और SC ST इनके हित में प्रतिबंध इस स्वतंत्रता पर लग सकते हैं, लेकिन कैसे, विधि के माध्यम से और युक्ति संगत, बिना विधि के और बिना रीजनेबलनेस के रेस्ट्रिक्शंस हो ही नहीं सकते। ये तो उन्हें कब तक मालूम ही है। तो उन्होंने तर्क ये लिया कि व्हाटएवर द पुलिस ऑफिसर्स आर डूइंग, ठीक है, दैट इज नॉट रीजनेबल एंड दैट इज नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। वो खेल के इंटरेस्ट में है, पब्लिक इंटरेस्ट का उससे कोई लेना देना नहीं। दैट इज व्हाई all the activities which are conducted by the police officers under those acts in which they are conducting their activities are illegal and unconstitutional. Then the Supreme Court has replied in a negative manner and they have said कि नहीं, ये बिल्कुल लोकहित में है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में और आपकी गतिविधियों को सीमित किया जा सकता है। हालांकि दे हैव इशूड द डायरेक्शन इन दैट केस दैट इन दीज सिचुएशंस पुलिस शुड नॉट टेक द अनड्यू एडवांटेज, ठीक है, क्योंकि वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, टू स्टॉप देम देयर शुड बी ए प्रोपोर्शनलिटी,
एक आनुपातिक संबंध होना चाहिए आपकी रोकने की गतिविधि और जिसलिए आप रोक रहे हो, इसके बीच एक आनुपातिक संबंध होना चाहिए। यानी ठीक है, आप रोक सकते हो, ये जस्टिफाइड है, लेकिन रोकने के लिए जितना बल उपयोग होना चाहिए उतना ही, क्योंकि जब आप बात नहीं मानते हैं तो जिसकी नहीं मानते उसके अहम को चोट यह भी लगती है, और जब उसके अहम को चोट लगती है तो वो सिर्फ इतना नहीं करना चाहता कि आपसे अपनी बात मनवा ले, बल्कि वो आपको कहीं ना कहीं दंड भी देना चाहता है, जो उसके मन की इच्छा होती है। तो चूंकि भारत के नागरिक एशियन गेम के दौरान दिल्ली में आना चाहते हैं, तो आप रोक सकते हैं, ये तो ठीक है, क्योंकि लोकहित में ऐसा किया जा सकता है। लेकिन रोकने में आप जो कुछ कर रहे हैं, या रोकने के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं, उसका एक आनुपातिक संबंध उस स्थिति से होना चाहिए जो रोकने के लिए आवश्यक है। यानी उससे ज्यादा, जैसे आप टांगे तोड़ दें तो भी नहीं आ पाएंगे, और आप सिर्फ भगा दें और फिर वहां पर पुलिस लगा दें ताकि कोई इकट्ठा ही ना हो पाए, इससे भी हो जाएगा। तो यह तरीका इस्तेमाल करें, न कि टांगे तोड़ देने का, ठीक है, क्योंकि आनुपातिक संबंध होना चाहिए। और दे हैव इशूड सम डायरेक्शन फॉर द पुलिस ऑफिसर्स इन दैट केस आल्सो, लेकिन रोका जा सकता है। आप देखते हैं, अगर आपको भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है, तो आपकी इस स्वतंत्रता का उपभोग आप कैसे करोगे ये आप ही तय करोगे, ठीक है ना। अगर हमें किसी चीज की स्वतंत्रता है तो उस स्वतंत्रता का उपभोग हम किस प्रकार करेंगे, व्हाट विल बी द मैनर टू एंजॉय दैट फ्रीडम, इट विल बी द सब्जेक्ट फॉर मी, इट इज नॉट यू, ठीक है। हु कैन डिसाइड द मैनर ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ माई फ्रीडम, ठीक है ना। फ्रीडम का मतलब ही हुआ, कहते हैं हम कुछ भी करें अपने घर में, हु आर यू, आप कौन है, हम कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, इससे लेना देना क्या है। तो फ्रीडम मीनिंग देयर बाय यू आर टोटली फ्री टू डू समथिंग, टू नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। दोनों। तो सवाल यह है, हम टू व्हीलर चलाएंगे तो हम हेलमेट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, इससे आपको क्या लेना देना, ठीक है, इससे आपका क्या लेना देना। मरेंगे हम, मरेंगे, तुम कौन, हु आर यू। हम सीट बेल्ट लगाएंगे नहीं लगाएंगे, इससे लेना देना क्या है आपको। लेकिन गवर्नमेंट डंडे मारती है, आप पे जुर्माना लगाती है, और वो जुर्माना तुम्हें देना पड़ता है, नहीं दोगे तो न्यायालय के माध्यम से वसूला जाएगा, उसके लिए पूरी प्रक्रिया है। तो आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए कि अगर हमें फ्रीडम है, केवल फ्रीडम है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की, तो कोई हमसे कैसे कह सकता है कि हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, ये हो ही कैसे सकता है। लेकिन हो रहा है। तो जो कुछ हो रहा है उसका कारण यदि आपकी समझ में नहीं आता तो अपने आप से केंद्र को थोड़ा हटाइए तो समझ में आएगा। यही अपनी समझ को सर्वोत्कृष्ट मानकर मत चलिए कि मेरी समझ में नहीं आता। आप लोगों के शब्द हम सुना करते हैं, बोले मेरी समझ में नहीं आता वो जो पढ़ाते हैं। अरे भाई, तुम्हारी समझ के मुताबिक अगर हम पढ़ाएं तो हम पढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि फिर तो
हमें जाने क्या पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आपकी समझ के मुताबिक नहीं पढ़ाया जा सकता, आपको मेरी समझ के मुताबिक पढ़ना होगा। आपको समझ का केंद्र अपने से हटाकर मेरे पे लाना पड़ेगा, तभी कुछ संभव है। मेरे से तात्पर्य व्यक्ति के रूप में हम नहीं, किताब और सिद्धांत के रूप में है। मेरे से मतलब ये है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, यदि कृष्ण कहते मेरी तुम शरण आ जा, तो वहां कृष्ण व्यक्ति के तौर पर नहीं बोल रहे हैं। कृष्ण ने अनुभव कर लिया है कि जैसे हर कोई ईश्वर का अंश है, हम ईश्वर के अंश है, और अब कृष्ण व्यक्ति के रूप में बचे ही नहीं है, अब कृष्ण भगवान के रूप में, और प्रत्येक व्यक्ति भगवान का ही अंश है। ये भगवान का अंश तो भगवान ही है। भाई समुद्र के में से आप थोड़ा पानी निकालते तो है तो समुद्र ही वो। तो कृष्ण कोई अहंकार की बात नहीं करे मेरी शरण आ गया। तो ऐसे ही है, हम ये जो कह रहे हैं कि मेरी समझ के मुताबिक आपको ढलना होगा, इसका अर्थ मेरी समझ नहीं है, किताबों की समझ, वेद की समझ, सिद्धांत की समझ, उससे। तो आपकी समझ में नहीं आता तो आप अपने से केंद्र हटाइए थोड़ा, तो समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको सोचना चाहिए कि अगर कोई बात नहीं है तो फिर हेलमेट लगाने के लिए कानून है कैसे? इसका मतलब कुछ है। तो अनुच्छेद 19(5) उसी के आधार पर मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत इस प्रकार की जो प्रतिबंधात्मक निर्देश है वो आपको दिए गए हैं, और उन्हें अनुच्छेद 19(5) में लोकहित में उचित माना गया है। आपकी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, उस पर युक्ति संगत निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, और बियरिंग ऑफ द हेलमेट, ठीक है, और सीट बेल्ट, इसका उपयोग, यूज ऑफ द सीट बेल्ट, ये दोनों प्रतिबंध, ठीक है, युक्ति संगत माने गए, और इसीलिए इस प्रकार के प्रतिबंध लगते हैं। तो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता आपको है। किसे आपको मीनिंग कर रहे हैं? भारत के नागरिकों को, ना कि विदेशियों को। विदेशी कहीं भी आ जा नहीं सकते, वो तो वहीं रहेंगे जहां हम बताएंगे रहेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 14 है, सारी बातें वो उन्हें भी प्राप्त है, लेकिन 19 प्राप्त नहीं है। इसीलिए पॉलिटिकल लीडर कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, ठीक है, वो तो वोटों के लिए क्या क्या कहते हैं जो वो कर ही नहीं सकते, वो भी कहते हैं। जैसे हमने प्रशासनिक संबंधों की जो बात की थी, तो वहां केंद्र जिस दिन चाह लेगा, ठीक है, कि ये आपको करना ही है, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अक्सर आप सुनते रहेंगे कि हम यहां ये नहीं करेंगे, करोगे और बच रहोगे, ठीक है, तो करना ही होगा, लेकिन चलता रहता है। लेकिन अंततः कानून की बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए। तो भारत के नागरिकों को यह स्वतंत्रता है, बाकी किसी को नहीं, और उस पर भी युक्ति संगत निर्बंधन 3 हेड्स में हो सकता है। अब बात करें भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता और कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, अगर यह स्वतंत्रता भी एब्सोल्यूट है, तो फिर जिला बदर कैसे हो जाता है आदमी? अगर यह स्वतंत्रता एब्सोल्यूट है कि हम कहीं भी रहेंगे और कहीं भी बस जाएंगे, ठीक है, तो आखिर जो आप कहते हैं ना जिला बदर कर दिए गए, ठीक है, यानी इस जिले में अब आप नहीं घुसेंगे, यह स्थिति कैसे आती है? ठीक है, इसका मतलब एब्सोल्यूट यह भी नहीं है, ठीक है, भले ही अनुच्छेद 19(5) आपको न पता हो, लेकिन जिला बदर किसी को होते देखकर यह सहज अनुमान लग सकता है कि अनुच्छेद 19(5) जैसी कोई चीज होनी चाहिए, नहीं तो यह हो कैसे रहा है? वही कि कहीं ईश्वर होना चाहिए, या ईश्वर को आप ईश्वर न भी कहो, कुछ भी कह लो, क्योंकि वो तो
अनाम है, अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, हमने नाम रखा है और ये हम जानते हैं ईश्वर अनाम है, क्योंकि ईश्वर ही तुम में प्रकट हुआ, तभी तुम जीवित की तरह पैदा हुए। और जब पैदा हुए तो कोई नाम नहीं था तुम्हारा, नाम दिया गया है, और जो दिया गया है वो सुविधा के लिए दिया गया है, उपयोगी है इसलिए दिया गया है। और जो उपयोगी है वो हमेशा सत्य हो जरूरी नहीं है। सत्य अलग बात है और उपयोगिता अलग बात है। आसमान ऊपर कहीं कुछ है नहीं, सब ऐसे ही खाली है, सब कुछ लटका है। इसका मतलब इस कमरे में जो स्पेस दिखाई दे रहा है यह भी आसमान है, और वो भी आसमान है जो ऊपर 5 मंजिल ऊपर है, वो भी आसमान है, ये भी आसमान। क्योंकि आसमान का मतलब है खाली। आसमान का मतलब क्या होता है? आसमान का मतलब है खाली, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो दीवार बीच से उठी है, तो पड़ोसी का आसमान और मेरा आसमान अलग अलग नहीं है, आसमान तो एक ही है, लेकिन उपयोगिता के कारण झगड़ा ना हो हमने और पड़ोसी में, इसलिए दीवार उठाकर आसमान को बांट दिया गया है। तो आसमान का बंटना उपयोगी है, किंतु इसके कारण सत्य यह नहीं है कि उनका आसमान अलग है और मेरा आसमान अलग है। उपयोगिता अलग बात है और सत्य होना अलग बात है। आपको नाम दिया गया है, वस्तुतः आप अनाम हैं, आपका कोई नाम नहीं है। ठीक है, और नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उपयोगिता है उसकी, इसलिए दिया। तो जो चीज उपयोगी है वो चीज सत्य भी हो, ये जरूरी नहीं है। सत्य और उपयोगिता अलग अलग बात है। तो अगर कहीं निवास करने की स्वतंत्रता है, अगर कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है, तो जिला बदर आदमी हो कैसे रहा है? और अगर हो रहा है तो भले ही आपको अनुच्छेद 19(5) न मालूम हो, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ये हो कैसे रहा। और अगर हो रहा है तो आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर हो रहा है तो निश्चित इसके लिए कोई आधार होगा, भले ही वो मेरी जानकारी में है और भले ही मेरी जानकारी में नहीं है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, फिर हम वही बात कह रहे हैं, उसी दिन सारी फीचर्स की जरूरत खत्म हो जाएगी, सब कुछ अपने आप दिखने लगेगा, सब कुछ अपने आप दिखाई देगा, कोई जरूरत नहीं किसी भी चीज की। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 19(5) में वो कहता है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जितने जिला बदर कर देने संबंधी कानून है, ये सारे लोक हित में कहीं भी निवास करने और कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता पर युक्ति संगत निर्बंधन माने गए हैं। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है वो इसी ढंग से चेक की गई है और इन्हें ठीक माना गया। मतलब एक बात है कि ये ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन जो कुछ किया जा सकता है उसे किस ढंग से किया जा सकता है ये दूसरी बात है। पहली बात है क्या किया जा सकता है, वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, ठीक है। देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज आई कैन डू दैट और नॉट। पहला सवाल तो ये है। एंड इफ द आंसर इज यस आई कैन डू, then the next question will be in what manner I may do, ठीक है, ढंग क्या हो करने का। तो पहला सवाल तो यह है एक्सटेनमेंट या जिला बदल कर देने संबंधी जो कानून है कि क्या ये बनाए जा सकते हैं, तो बनाए जा सकते हैं। क्यों? देयर इज आर्टिकल 19 सबसेक्शन 5 in which you can make such a law in the public interest or for the protection of the rights, for the protection of the interest
SC and ST communities. First of all, answer is yes, they can meet. अब सवाल यह है, in what manner? Then the answer will be, the act must be reasonable, and according to B0, that must be reasonable from the procedural aspect as well as from the aspect of substantive provisions. ठीक है, दोनों तरीके से उसे युक्ति संगत होना चाहिए। और अगर जिला बदल करने संबंधी कानून है और वो युक्ति संगत नहीं है तो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाएगा। ये तो मोटी मोटी बात है। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है, आप ये भूल जाते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट वहां दो धाराएं बहती दिखाई देंगी, एक बिफोर मेनका गांधी और एक आफ्टर मेनका गांधी। और इसीलिए मेनका गांधी बहुत जबरदस्त प्रोनाउंसमेंट। बिफोर मेनका गांधी जो इंडियन जुडिशरी है, क्या कहें, आप मेरे भावों को खुद ही समझ लें। बिफोर इंडियन जुडिशरी AK गोपालन की अप्रोच चल रही थी और उस अप्रोच के चलने का कारण यह भी था कि जिस समय स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके 10-20 साल तक जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर थे वो सारे के सारे इंग्लैंड के शिक्षा संस्थानों में शिक्षा पाए हुए लोग थे। तो उन्हें भारतीय कहना जन्म के दृष्टिकोण से भले ही ठीक, ये बात बड़ी कठोर है, हो सकता मेरी आलोचना भी हो इस पर, लेकिन मेरा मत यही है। लेकिन मानसिक तौर पर वे अंग्रेजों से भिन्न बिल्कुल नहीं थे। एक 20-25 साल तक जो लोग रहे, क्योंकि संभर तो नहीं गए ना, ऐसा थोड़ी हुआ कि अंग्रेजों के साथ वो भी चले गए और वो पढ़े तो इंग्लैंड के शिक्षा संस्थानों में थे। तो इंडियन जुडिशरी में जो लोग थे वो सब इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाए हुए लोग थे और इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों पर जो प्रभाव था वो बेंथम और ऑस्टिन इनका था, क्योंकि ये लोग प्रोफेसर हैं कानून के, बेंथम और ऑस्टिन। और ये हमारे देश के प्रोफेसरों जैसे नहीं है, ठीक है। हमारे देश में तो MP जैन बढ़िया प्रोफेसर जरूर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बाकी तो भगवान ही मालिक है, ठीक है। बाकी तो इस स्तर पर भगवान मालिक है कि हम तो अब इस निष्कर्ष पर आ गए हैं कि अगर ये बताया जाए कि रेगुलर क्लास हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में चलते हैं तो वहां एडमिशन ही मत लो, क्योंकि पता नहीं क्या पढ़ा देंगे, जो होगा ही नहीं कहीं वो पढ़ा देंगे। और ये हम सिर्फ कह नहीं रहे, जितने आप बैठे और जितने इसे सुनेंगे उसका प्रत्यक्ष अनुभव यही है कि जाने क्या पढ़ा देंगे, जो ही नहीं कहीं, ठीक है। तो बाकी तो हमारे यहां जैसे प्रोफेसर नहीं है, बाकी यहां वेबिनार, सेमिनार, सिंपोजियम ये होता रहेगा, रिसर्च पेपर वो गूगल से डाउनलोड कर करके वो तब होता रहेगा नाटक। जो नहीं होगा वो सिर्फ पढ़ाई है, बाकी सब होगा, यही है। तो बेंथम ऑस्टिन वहां प्रोफेसर सुने, उनका जबरदस्त प्रभाव रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में। और वो लोग कहते हैं पॉजिटिविस्ट, एनालिटिकल। वो कहते हैं ना, कानून में जो लिखा है बस सिर्फ उतना ही पढ़ो, इसके अलावा कुछ नहीं, और उसका सामान्य अर्थ। तो वही शिक्षा पाए हुए लोग यहां थे और उन्होंने कानून में सिर्फ यह लिखा, अधिनियम कहते, अनुच्छेद 21 कह रहा था कि विधि के माध्यम से। तो विधि कैसी है, विधि खुद में कैसी है, वो खराब है अच्छी है, इससे मतलब ही नहीं। विधि मतलब जो इनेक्टिंग का प्रोसेस है, यानी जो 107, 108, 109 भारत के संविधान के अनुच्छेदों में दिया, उस रूप में जिस विधि को बना दिया गया
उसके मुताबिक वो ठीक होना चाहिए, बस इतना ही काफी है। और वे जो उस समय के लोग थे वो उस विधि को विधि मानने को तैयार थे, और उसके मुताबिक अगर आपकी स्वतंत्रताएं सीमित की जा रही थी, वो अनुच्छेद 19 की हो या कहीं की भी हो, तो वे उसको विधि मान रहे थे। और इस कारण बड़े खराब किस्म के निर्णय ये सामने आते थे लगातार। मेनका गांधी में यह अप्रोच बदली। उनका ना विधि का अर्थ है सुविधि, नॉट मियर इनेक्टेड लॉ, ठीक है ना। वो केवल अधिनियमित विधि नहीं होनी चाहिए, उसे सुविधि, जस्ट, फेयर और रीजनेबल, इन कसौटियों पर कसा जाएगा, और उसकी प्रक्रिया भी ठीक होनी चाहिए। ये बात मेनका गांधी में आई है, और मेनका गांधी के बाद सारी सिनेरियो को बदल गया। तो आपकी दिक्कत, हमने ये बात कही इसलिए है, आप लोगों से किसी विषय पर बात करो, आप एक मुकदमा पकड़े बैठे हैं हर चीज पर। रिजर्वेशन पर बात करो तो चंपाकम बनाम दोरईराजन, जिसे डिसाइड हुए जमाना बीत गया। राइट टू प्राइवेसी पर बात करो तो खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अगर जिला बदर कर देने संबंधी कानूनों पर बात करो तो एनवी खरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या स्टेट ऑफ दिल्ली, ऐसे करके कुछ, ये आपने याद कर रखे। और ये सब 50, 51, 52 यानी 50 से 60 के दशक के बीच के मुकदमे। इनमें जो डिसाइड हुआ वो आज की डेट पर बिल्कुल बदल गया है, और आप वही लिए बैठे हैं। जैसे गवर्नमेंट आईटीआई देखें आप, तो वो जाने कौन से युग का इंजन पढ़ा रहे हैं अभी भी। यानी आईटीआई मीनिंग कर भाई जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आज जो इंजन बिल्कुल आउटडेटेड हो गया, वो जो किसी बाइक में, किसी 4 व्हीलर में आ ही नहीं रहे, वो आज भी वही पढ़ा रहे हैं बैठे, क्योंकि दुनिया एआई पर आ गई, ठीक है, दुनिया एआई पर आ गई, ये वो पढ़ा रहे हैं। तो इनका पढ़ाया स्टूडेंट दुनिया में कहां, ठीक है, प्रतियोगिता कर पाएगा। अभी कल परसों हम देख रहे थे अखबार, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि नहीं नहीं ये सब बंद, ये मॉडर्न कोर्स चलेंगे, ठीक है, उसमें साइबर और जाने क्या क्या था। तो आप 1950 के और 51 के जो मुकदमे हैं वो लिए बैठे, उनमें जो डिसाइड हुआ, उनमें जो रीजनेबल माना गया, आज की डेट पर बिल्कुल रीजनेबल नहीं माना जा रहा है। चंपाकम बनाम दोरईराजन में उन्होंने कहा कि अगर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसके बीच विरोध है, तो फंडामेंटल राइट ये प्रिवेल करेगा। केशवानंद भारती आते आते ये आ गया, नहीं, देयर इज अ बैलेंस between these two, and that is part of the basic structure of the constitution, and it is last resort। अगर किसी भी भांति, किसी भी तरीके से दोनों के बीच सामंजस्य न बिठाया जा सके, तब अंतिम विकल्प और अंतिम उपाय के रूप में फंडामेंटल राइट को प्रिवेल करना चाहिए। अन्यथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के आधार पर फंडामेंटल राइट को न्यून करने वाली बातों को विधि में युक्ति संगत निर्बंधन के तौर पर स्वीकार कर लेना चाहिए, और दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल रखना चाहिए। बात बिल्कुल बदल चुकी है, यही स्थिति सब जगह है। तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को इन 2 भागों में बांटकर देखना चाहिए। तो जो जिला बदर करने व संबंधी कानून है वो अनुच्छेद 19(5) इसके अंतर्गत युक्ति संगत मानेगा। उसमें मुख्य मुकदमे एनवी खरे, प्रेमचंद, ठीक है, आपका एक हरि वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये मुख्य मुकदमे।
इन मुकदमों के एस्पेक्ट पर, और अंतिम स्वतंत्रता जो है उस पर हम लोग कल बात कर लेंगे। हम उम्मीद करते हैं इस सप्ताह ये खत्म होना चाहिए, अगले सप्ताह अनुच्छेद 20 शुरू होना चाहिए।